काली और गोरी बहू का ससुराल में पहला करवा चौथ। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। ओ चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं खोलूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। सुष्मिता चांद को देखकर अपना व्रत खोलते हुए अपने पति दुर्योधन के हाथों से पानी पी रही होती है। उसके दोनों बेटे ये सब देख लेते हैं, जिसके चलते वो अपनी माँ से पूछते हैं, माँ ये सब क्या चल रहा है? आप ये क्या कर रही हो? पिताजी, आपको अपने हाथों से पानी क्यों पिला रहे हैं माँ? क्योंकि ये करवा चौथ का व्रत है और इसे खोलने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मुझे पानी पिलाया है। पूरे दिन मैं भूखी प्यासी थी और ये करवा चौथ का व्रत हम औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी पत्नियां आ जाएंगी, वो भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखेंगी। हमारी शादी कब होगी माँ? जैसे ही तुम दोनों बड़े हो जाओगे, शादी के लायक हो जाओगे, पढ़ाई पूरी कर लोगे, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए लड़की देखूंगी और तुम्हारी शादी कर दूंगी। सुष्मिता ऐसा कहकर अपने बेटों को समझा देती है। देखते ही देखते काफी समय बीतने लगता है और अब दोनों ही लड़के बड़े हो जाते हैं और दोनों ही पढ़ाई लिखाई करके वकील बन जाते हैं। एक दिन सुष्मिता की सहेली रूपाली उससे मिलने उसके घर आती है। कैसी हो सुष्मिता बहन? बहुत दिनों बाद मिलने आई हो। तुम तो काफी बदल गई हो। खाने पीने पर ध्यान है या नहीं? अरे अरे, मैं तो डाइट पर चल रही हूँ, बस उसी का असर दिख रहा होगा। खैर ये छोड़ो, क्या खाओगी ये बताओ। सुष्मिता ऐसा कहकर अपनी सहेली रूपाली की पसंद का कुछ बनवा देती है। वहीं काफी सारी बातें करने के बाद रूपाली सुष्मिता से कहती है, सुष्मिता, तूने अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढी या नहीं? अब तो वो शादी के लायक हो गए हैं। आज ही मैंने पंडित जी को घर बुलाया है, वो शाम को लड़कियों की फोटो लेकर आएंगे। उनमें से कोई लड़की पसंद आई तो मैं अपने बेटों का रिश्ता पक्का कर दूंगी। ये सुनकर रूपाली भी खुश होती है, जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। शाम को जब पंडित घर पर आते हैं तो वो सुष्मिता को लड़कियों की फोटो दिखाते हैं। अरे बहन जी, ये लो, मैं एक से एक सुंदर लड़की की फोटो लेकर आया हूँ, बिल्कुल जैसा आपका बेटा है। पंडित के हाथों से फोटोज लेने के बाद सुष्मिता उन फोटोज को बहुत ध्यान से देखती है, लेकिन उनमें से उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती। समझदार सुलझी हुई लड़की की फोटो दिखाओ पंडित जी, ये सभी लड़कियां तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं। पंडित के पास कुछ बचा नहीं था तो वो अपने झोले से एक फोटो निकालकर सुष्मिता को देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ इस फोटो को देखने के बाद आप इस लड़की के रंग रूप के बारे में सोचोगी, लेकिन यह लड़की बहुत ही ज्यादा संस्कारी और समझदार है। बस बहुत ज्यादा गरीब परिवार से है। अच्छे और बुरे सभी दिन देखे हैं इस लड़की ने। रंग से सांवली है लेकिन संस्कारी है, और हाँ, इसके माता पिता बहुत गरीब हैं, वो दहेज भी नहीं दे पाएंगे। अरे पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए जो मेरे बेटे को संभाल सके। और ये लड़की इतनी काली भी नहीं है, रंग से केवल सांवली है। आप मेरी तरफ से रिश्ते की बात पक्की समझो और उनके परिवार से बात कर लो। इसके बाद मुझे एक लड़की की तस्वीर और देखनी होगी अपने बड़े बेटे के लिए। ठीक है बहन जी, जैसे ही कोई लड़की मुझे पसंद आएगी तो मैं आपको लड़की की तस्वीर लाकर दिखा दूंगा। ये कहकर पंडित वहां से चला जाता है। तभी अमन घर पर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, पता है आपको, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जाने का मौका मिल रहा है, जहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बहुत ही बड़े वकील की कंपनी है। सुष्मिता ये सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को बाहर जाने देती है। उसके जाने के बाद वो उसके लिए लड़की ढूंढने लगती है, लेकिन दूसरी कंपनी में जाने के बाद अमन को वहां की एक लड़की पसंद आती है, जिसका नाम पारुल होता है। पारुल, मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे आसपास होती हो तो मन हल्का रहता है। हाँ अमन, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा परिवार थोड़ा संस्कारी टाइप है और तुम एक मॉडर्न लड़की हो। क्या तुम वहां एडजस्ट कर पाओगी? अमन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी एडजस्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर अमन बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह पारुल से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है।
फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे बेटा अमन, तू आ गया। और ये कौन है? ये लड़की क्या तुम्हारी कोई दोस्त है? नहीं माँ, ये इस घर की बहू है। हम दोनों ने शादी कर ली। सुष्मिता पारुल के मॉडर्न कपड़े और ना गले में मंगलसूत्र और ना ही मांग में सिंदूर देखकर कहती है, हे भगवान, ये कैसी बहू है जिसने ना तो गले में मंगलसूत्र पहना है, ना हाथों में चूड़ियां और ना ही माथे पर सिंदूर लगाया है। पारुल को ये सब पसंद नहीं, लेकिन अब आप हमें दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या फिर अंदर भी बुलाओगी? अपने बेटे की बात मानकर उसकी माँ अपने बेटे और अपनी बहू को घर के अंदर ले आती है। तेरी पसंद वैसे इतनी बुरी नहीं है, मुझे पसंद आई। चलो तुम लोग अभी जाकर अपने कमरों में आराम कर लो। कल मुझे पवन के होने वाले ससुराल में उसकी होने वाली पत्नी को देख कर आना है। सुष्मिता अपने बेटे और बहू को ये कहने के बाद उनको कमरे में भेज देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुष्मिता अपनी पसंद की बहू को देखने जाती है। वहां पहुंचने के बाद मेघा बहुत ज्यादा काली होती है। वो उसे देखते ही कहती है, अरे ये क्या, इतनी काली लड़की है। अरे ये क्या हो गया मुझसे, इतनी बड़ी भूल। फोटोज में तो ये लड़की सुंदर दिख रही थी, लेकिन सामने से तो ये बहुत ज्यादा काली दिख रही है। अब मैं रिश्ते के लिए पीछे भी नहीं हट सकती। अपनी जुबान जो दी थी, अगर मैंने इस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई तो समाज में सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। सुष्मिता इसके बारे में काफी देर तक सोचती है, जिसके बाद वो अपने बेटे की शादी पक्की कर देती है। ना चाहते हुए भी अब उसे काली बहू घर पर लेकर आनी पड़ती है। वहीं सुष्मिता अपनी काली बहू को देखते ही मुंह बना लेती है। छी छी छी, बस यही रह गया था कि घर के अंदर इतनी काली कलूटी बहू आए। उस समय तो सुष्मिता मुंह बनाकर चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन अपनी पहली रसोई पर मेघा अपनी सास और घर के सभी सदस्यों के लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है। और उस दिन के बाद से सुष्मिता के अंदर से सारे मनमुटाव अपनी काली बहू के लिए निकल जाते हैं। जैसी भी है, गरीब परिवार से है, लेकिन बहू में टैलेंट बहुत है। ऐसे ही धीरे धीरे अपने काम से मेघा अपनी सास का दिल जीत लेती है। माँ जी, सोने से पहले अपनी दवाई खा लीजिए। सुष्मिता दवाई खा रही होती है कि तभी वहां पर पारुल भी आ जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब मैं तुम दोनों को बुलाने ही वाली थी। दरअसल करवा चौथ का व्रत आ रहा है और तुम दोनों को करवा चौथ का व्रत रखना है, और उससे पहले तुम्हारे मायके से तुम्हारी सरगी आएगी। उसके बाद तुम करवा चौथ का व्रत रखोगे, इसलिए अपनी सरगी समय पर मंगा लेना। अरे ये क्या बात हुई? मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखने वाली। मैं किसी के लिए भूखी नहीं रह सकती। ऐसा कहकर पारुल चली जाती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने घर से सरगी मंगवा लूंगी और मैं करवा चौथ का व्रत भी रखूंगी। इस प्रकार मेघा पूरी रीति रिवाज से करवा चौथ का व्रत रखती है और उसे अच्छे से निभाती है। लेकिन वहीं पारुल अपने पति के सामने झूठा नाटक करती है, लेकिन सुष्मिता इसका भांडा फोड़ देती है और अपने बेटे को सच बता देती है। तुम्हारी पत्नी बहुत झूठी है। मेरे कहने पर भी इसने तुम्हारे लिए कोई व्रत नहीं रखा, बल्कि मेघा ने पूरे रीति रिवाज के साथ भूखे रहकर अपने पति के लिए व्रत रखा। बस इतना ही तुम्हारी मॉडर्न पत्नी को तुमसे प्यार था। झूठ सामने आने के बाद पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पति और अपनी सास दोनों से माफी मांगती है। इसके बाद वो दोनों उसे माफ कर देते हैं। अब वह घर में एक आज्ञाकारी बहू की तरह रहने लगती है और नेक्स्ट ईयर वह करवा चौथ का व्रत अच्छे से करती है। ये करके सुष्मिता बहुत खुश होती है। सरला के 3 बेटे थे, महेंद्र, अशोक, सूरज। सरला अपने बड़े बेटे महेंद्र की शादी अविका से कर देती है। अब कुछ दिनों से उसकी तबीयत बहुत नाजुक चल रही थी। कुछ दिनों बाद सरला गुजर जाती है, जिसके बाद घर की सारी बागडोर अविका के सिर पर आ जाती है। सुबह के समय तीनों भाई ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। भाभी जल्दी से टिफिन पैक कर दीजिए, लेट हो गया है, थोड़ा जल्दी निकलूंगा। और भाभी, मेरे टिफिन में थोड़ा सा दही भी रख देना। अरे अविका, तुमने अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगाया? पूरे घर में बिना झाड़ू पोछा किए तुम हमें खाना बना कर दे रही हो। ऐसे अच्छा नहीं होता है घर की सुख शांति के लिए। अरे कल से कर दूंगी, आज टाइम नहीं था मुझ पर। एक तो इन तीनों भाइयों को चैन नहीं है, कौवे की तरह सुबह से काय काय कर रहे हैं। अरे मैं अकेली घर का कितना काम करूं? माँ जी के जाने के बाद सब मेरे कंधे पर आ गया है। अब इनके लिए झाड़ू लगाऊं तो खाना बनाऊं, ना मेरी नींद पूरी होती। मुझे इलाज करना ही पड़ेगा इस सब का। नौकर वॉकर रखना पड़ेगा। 1 मिनट, नौकर लगाने से अच्छा है क्यों ना मैं इन दोनों देवर की शादी किसी गरीब लड़की से कर दूं।
और फिर उनको नचाऊंगी मैं अपनी उंगलियों पर। फिर मेरा ही राज होगा। फिर अविका तीनों भाइयों का टिफिन तैयार करके पटक देती है। आप तीनों का ब्रेकफास्ट और टिफिन दोनों ही आ गया है, खा लीजिए। ओहो भाभी, आपने आलू के पराठे क्यों नहीं बनाए? मैंने कल शाम को कहा था ना आपको। देवर जी, आलू नहीं थे घर में, इसीलिए तो मैंने बेसन का चीला बनाया है। ठीक है भाभी। ये कहकर तीनों भाई ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद अविका एक पंडित से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे दोनों देवर को तो देखा होगा, आते रहते हैं इस मंदिर में। आप उनके लिए कोई लड़की बताइए, और ऐसी लड़की बताइए जो गरीब हो, मासूम हो। अरे अविका बिटिया, तुम तो खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, अच्छा खासा घर है, तो इतनी गवार गरीब घर की बहू क्यों चाहिए? ताकि पंडित जी मैं उन्हें काबू में रख सकूं। आप तो जानते हैं माँ जी है नहीं, मुझसे ज्यादा तेज चालाक आ गई तो देवर जी को कौन संभालेगा। हाँ ये भी ठीक है, तुम्हें जैसी लड़कियां चाहिए मैं बता देता हूँ, फिर कल उसके घर वालों को लेकर आ जाऊंगा। ना ना पंडित जी, इतना झोल झमेला नहीं चाहिए। मैं बिना देखे देवरानियों की शादी कर दूंगी, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। मेरे बस की नहीं है नौकर की तरह काम करना। क्या बेटी? कुछ नहीं पंडित जी। फिर शाम को तीनों भाई घर वापस लौटते हैं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अजी, मैं कह रही थी कि मैंने अपने दोनों देवर के लिए लड़की देख ली है। आप तीनों के जाने के बाद मैं अकेली हो जाती हूँ। इनकी शादी कर दूंगी तो मुझे भी वो 2 छोटी बहन मिल जाएंगी। आपका क्या विचार है? मैं शादी अगले हफ्ते ही करवाना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी इन दोनों को भी अब जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्यों अशोक, सूरज, तैयार हो शादी के लिए? हाँ बिल्कुल भैया भाभी, आप जैसा ठीक समझो। फिर क्या था, अविका अपने मन के मुताबिक अपने दोनों देवर की शादी कर एक गरीब घर की 2 बहन राधा और मीरा से करवा देती है। फिर दोनों बहू चौखट पर खड़ी थीं। चलो, मुझे 2 छोटी बहन मिल गई आज। अब मेरी सर दर्द भी कम हो जाएगा। मैं चावल का कलश लेकर आती हूँ, 1 मिनट। रसोई में जाकर अविका चावल के कलश में कांच के छोटे छोटे टुकड़े डाल देती है। अब आएगा मजा जब ये उनके पैरों में चुभेगा। फिर अविका चावल का कलश उनके सामने रख देती है। ऐसे ही दोनों बहू गृह प्रवेश कर अंदर आती हैं तो उनके पाँव में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं, जिसका वो जिक्र भी नहीं करती। आंखों में आंसू आने पर भी वो मुस्कुराहट के साथ अंदर आती हैं। वाह वाह, मजा आ गया। देखो, बेचारियों की उफ तक नहीं निकल रही है। अच्छा, अब मेरे दोनों देवर जी, मेरी दोनों देवरानियों को अपने कमरे में ले जाओ और आराम करो। जी भाभी। दोनों देवर देवरानी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठकर सफाई करने के बाद रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं। राधा, तुझे पता है, कल मेरे गृह प्रवेश करने के बाद पाँव में कांच चुभ गए थे। क्या, तेरे भी? मतलब उस चावल में जानबूझकर कांच के टुकड़े मिलाए थे, क्योंकि मेरे पैर में भी वो चुभ गए थे। मुझे लगता है हमारी जेठानी ज्यादा ही चालाक है, पर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? तुम जानती हो ना सासू माँ है, नहीं तो तुम्हें वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूँगी, समझी? सुबह जल्दी उठकर सफाई करने के बाद खाना बनाना है, और मुझे एक भी कोने में गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। जी जेठानी जी, ऐसा ही होगा। और क्या बनाने हैं क्या नहीं, ये भी तुम्हें मुझसे दोनों टाइम पूछना पड़ेगा, समझी कलोटी देवरानियों? ठीक है जेठानी जी। और हाँ, कल मुंह दिखाई है, समय से उठ जाना। अगले दिन अविका अपनी दोनों सांवली देवरानी की मुंह दिखाई करती हैं और एक के हाथ में झाड़ू और दूसरी के हाथ में झूठे बर्तन रखकर कहती है, ये है तुम दोनों का शगुन, तुम्हारा तोहफा। अब से इस घर का सारा काम, झाड़ू पोंछा तुम दोनों को ही करना है। जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना है। अविका की बात सुनने के बाद दोनों देवरानी काम में लग जाती हैं और उस दिन से घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं। अविका दोनों देवरानी के ऊपर इतना टॉर्चर करती है कि वो जानकर भी सब कुछ सहन करती हैं। अविका जानबूझकर फल खाकर छिलके फर्श पर डालती थी तो कभी फर्श पर बार बार पानी फैलाया करती थी, जिससे दोनों देवरानियों को साफ करना पड़ता था। एक दिन अविका टीवी देखते वक्त मीरा से अपना पैर दबा रही थी। ठीक से कर, वरना कहीं पैर ही ना मार दूं। और दूसरी देवरानी कहाँ मर गई हो? अरे मेरा पनीर टिक्का अभी तक बना कि नहीं? ये रहा जेठानी जी। घर के तीनों आदमियों को अविका की हरकत की खबर नहीं थी
वो ऐसे ही दोनों देवरानियों से काम करवाती थी। अचानक एक दिन वो सुबह उठती नहीं है। दोनों देवरानी जाकर देखती हैं तो उसे पैरालाइज पाती हैं। फिर दोनों फौरन उसे हॉस्पिटल में ले जाती हैं, जहां उनके पति भी थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है, देखिए आपकी पत्नी के टेस्ट किए हैं, उनकी जो हालत है, अगर दवाई इंजेक्शन भी 1 हफ्ते तक असर नहीं किए तो फिर भगवान ही उनका मालिक है। उम्र भर उन्हें ऐसे ही रहना पड़ सकता है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? अविका तो बिल्कुल ठीक थी। चिंता मत कीजिए भाई साहब, जेठानी जी ठीक हो जाएंगी। हम है ना जेठ जी, उनका बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ भैया। अविका के साथ ये सब तो होना ही लाजमी था। आखिर वो अपनी देवरानियों के साथ जो कर रही थी, ऐसा उसका भुगतान उसे करना था। 5 दिन बाद भी अविका के शरीर में कोई असर नहीं आता। टेढ़े मुंह अविका की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वहीं दोनों देवरानी उसके हाथ पैरों की मालिश कर रही थी, उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। ये जेठानी जी को क्या हो गया है? इस कारण जेठ जी भी बहुत परेशान है। हमें इन्हें ठीक करना ही होगा। मेरा चाहे भगवान के दर पर क्यों ना जाना पड़े, कुछ भी हो जाए हम इन्हें ठीक करके ही रहेंगे। राधा। दोनों बहनें अपनी जेठानी को रोज सुबह व्हीलचेयर पर पार्क में ले जाती हैं, जहां आसपास की चीजों को देखने से उससे बेहतर महसूस होता है, और रोज मालिश करती हैं। भगवान के मंदिर जाकर रोज प्रार्थना करती हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाती हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है, और आखिर एक दिन जब दोनों अपनी जेठानी का ख्याल रखते रखते सो गई थी, तो अविका कांपते हुए हाथों से दोनों के सर पर हाथ रखती है। उठो तुम दोनों। जेठानी जी, आप बिल्कुल ठीक हो गई। आप बोल पा रही हैं, आपने हाथ भी हिलाया। मेरा देख। जेठानी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप ठीक हो गई। अब देखना जेठ जी कितने खिल उठेंगे। तो मैं अभी बुलाती हूँ। रुको, मुझे बात करनी है। तुम दोनों ने मुझे ठीक करने के लिए जान लगा दी, ये तो मैंने आंखों से देख लिया और सुन भी लिया। भले ही पैरालाइज पड़ी थी, आज मुझे अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि पहले दिन ही कांच के टुकड़ों से तुम्हारा स्वागत किया। मुझे माफ कर दो। इतना सब होने पर भी तुमने बड़ा दिल रखा। मैं वादा करती हूँ, तुमसे आज के बाद मैं अपनी छोटी बहन ही तुम्हें मानूंगी और वैसे ही रखूंगी। दीदी, आपने इतना कह दिया, यही बहुत है। और आप तो बड़ी बहन की तरह, एक माँ की तरह हैं। हम आपकी बात का बुरा कैसे मान सकते हैं? तो आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। शुक्रिया। इस तरह घमंडी जेठानी का घमंड टूट जाता है और वो अपने दोनों देवरानी को स्वीकार कर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।